वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं सीटेट की तैयारी करवा रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने बोला था कि आप लोगों की डीएसएसबी की तैयारी जो है वो इस चैनल पे होगी। डीएसएसबी हो, बीपीएससी हो, और उसमें जो साइंस का क्लासेस है वो आपके लिए तो चलेंगी ही, अदर जो आपके जनरल सब्जेक्ट है उनके लिए भी ये वीडियो, उनके लिए भी आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो साइंस की तो पूरी ही मिलेगी। तो नेचुरल साइंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी में जो साइंस का टॉपिक है उनके लिए आपको पता है कि एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं डीएसएसबी की बात करूं नेचुरल साइंस के लिए, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास जो होती है वो होती है आपकी क्लास 9th की, 10th की, 11th और 12th की, क्योंकि कंटिन्यूअसली वहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। और एक चीज़ और है कि अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो डीएसएसबी में मेन रूप से मैं कहूँ नेचुरल साइंस के लिए, तो आप एक भी लाइन अगर स्किप करके पढ़ते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत इजी नहीं बनते हैं। और एनसीईआरटी के जितने हाईलाइटेड पोर्शन है या जो उसके एक्टिविटीज़ है वहाँ से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आप कोई भी लाइन स्किप ना करें। इसीलिए मैंने आपको ये वन लाइनर के फॉर्म में नहीं दिया है, ये आपको मैं बुक से करा रही हूँ, ताकि आप अगर खुद से नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको लंबा ना पड़े, और एक एक्सप्लेनेशन करने वाला इंसान अगर आपको मिल जाता है तो आप थोड़ी अच्छे से आप उस चीज़ को अगर सुन भी रहे हैं तो वो चीज़ें आपके अंदर जा रही हैं। ठीक है, तो अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको वीडियोस मॉर्निंग के टाइम में आपको क्लास 9th की मिलेंगी, और बायोलॉजी की आपको नाइट में आपको 7 बजे के करीब मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैटर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैटर से किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप इस चैप्टर को चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हों, चाहे आप कोचिंग कर रहे हों, दोनों ही वे में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, तो खुद से करिए, चाहे वीडियो से करिए, चाहे जैसे भी करिए, आपको एनसीईआरटी बुक ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और ये था मेरा आज एक तरीके से पहला क्लास है डीएसएसबी के लिए, इसलिए मैं इतना आपको बता रही हूँ कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी रीज़न से नहीं करेंगे एनसीईआरटी तो आपकी क्लास, आपका जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं आपका, मुझे लगता है कि अधूरा रहेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें टीजीटी के लिए, ऐसे तो सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते तो आपकी 80% चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन के। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ लिया तो चलिए आज का पहला जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है, और ये बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी। तो आप देख सकते हैं, और एक एक लाइन पढ़ूंगी, लेकिन उसको एक्सप्लेन मैं थोड़ा शॉर्ट में करके आगे बढ़ूंगी, क्योंकि चैप्टर बड़े बड़े होते हैं, 9th क्लास है ये, और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, अभी से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर देते तो आपके टाइम से ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए मैंने अभी आपके लिए एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट की हैं। चलिए, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। ठीक है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पदार्थ, या इसको ही हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यानी पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, एक छोटा सा कंकड़ हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका वेट होता है यानी द्रव्यमान होता है, या वो कुछ भी अगर जगह लेती है, मतलब अगर एक तिनका भी है तो उसका भी तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो वो जगह लेता होगा ना। कि जैसे कि एक सुई की नोक है, मान लीजिए सुई की नोक बराबर कहते हैं ना, तो सुई की नोक भी है तो वो भी तो कुछ जगह ले रही है ना। तो जो भी दुनिया में सारी चीज़ें क्या है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो कुछ स्थान घेरती है, वो क्या कहलाती है?
कि मैटर कहलाती है, जैसा कि हम आगे अभी देखेंगे कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है, मैटर है। तो मैंने वही बताया अभी आपको कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, और सारी चीज़ें चाहे हवा भी हो तो उसमें भी वेट होता है। वो भी अगर आपको हवा आती है तो आपको क्या लगता है, एक फोर्स फील होता है ना। तो जब आपको एक फोर्स फील हो रहा है तो वो क्या है, उसमें वेट है कहीं ना कहीं। तो आप वो, और हवा, एयर ने क्या किया है, स्पेस लिया हुआ है ना, तो एयर स्पेस लेता है, तो यानी वो क्या है, मैटर है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। तो जो भी मैंने अभी तक कहा, पदार्थ की अगर परिभाषा दी जाए तो वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती हैं, क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो या समझ में आ रही हो, जैसा भी आपको फील होता है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग आपके प्रिपरेशन में मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट अपनी तरफ से कर पाऊँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व क्या है, वायु है, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार सभी इन्हीं पंच तत्वों से क्या हुआ है, वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। ठीक है, ये पहले के लोग जो थे, उन लोगों ने पदार्थ को किस हिसाब से वर्गीकृत किया था, ये चीज़ है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। यानी हमको क्या पढ़ना है, पदार्थ के जो गुण धर्म है, सबसे पहले हम उनको देखेंगे, और रासायनिक प्रकृति के आधार पर और भौतिक प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे, क्योंकि ये एक फिजिक्स का टॉपिक है और यहाँ पे आपको भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ने की बात की गई है। तो यहाँ पे देखते हैं, और हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये जानिएगा कि हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनाए सकते हैं। तो आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। भले आप एक बार रिवीजन करें, एक बार मतलब आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं ना शांति से, तो आप रिवीजन करिए, आपके लिए वो चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, अब यहाँ कहा गया है कि पहला 2 प्रकार से कहा था कि भौतिक स्वरूप और जो रासायनिक प्रकृति है, उसके हिसाब से हम पदार्थ को वर्गीकृत किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पदार्थ के भौतिक स्वरूप में सबसे पहले कहा गया है कि पदार्थ जो है, यानी मैटर क्या है, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी मैटर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो जो लोग इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड से हैं, अगर उनको इच्छा होगी तो मैं, आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं आपको जो इसी का जो इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड की बुक है, वहाँ से भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको वीडियो कैसी लग रही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, पदार्थ जो है, मैटर यानी मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि अगर एक चौक का टुकड़ा है, तो चौक के टुकड़े भी क्या होंगे, अगर उनको क्रश कर दिया जाए तो वो भी कई जो पार्टिकल्स हैं यानी कण हैं, वो एक एक करके जुड़ के ही क्या बनाए हैं, चौक का टुकड़ा बनाए हैं। लेकिन अगर छोटी से छोटी चीज़ भी देखें तो वो भी क्या होती है, उसमें भी वो हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसमें भी कई पार्टिकल्स मिलके वो चीज़ बनाए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, जैसे लेयर होती है ना, उस हिसाब से बात की गई। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं। अब इसी को इन्होंने एक्टिविटी के थ्रू किया है
कि तो एक्टिविटी देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे और एग्ज़ामों के लिए हम एक्टिविटी को थोड़ा स्किप कर सकते थे, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए हम एक्टिविटी को स्किप नहीं कर सकते हो, और ये आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी मत करिएगा, ठीक है। एक 100 ml का बीकर लिया है, इस बीकर को जल से आधा भर दिया, तो ठीक है, बीकर ले लिया, इसमें 100 ml तक बीकर लेके उसको हाफ फिल कर लिया है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दीजिए, यानी नमक या शर्करा इसमें डाल दिया है और उसको छड़ से घोल दिया है, ठीक है। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। क्या मतलब लेवल जो है यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम देखें, ध्यान दें तो कोई, चलिए आगे देखेंगे, आंसर में ही खुद ही आपको दिख जाएगा। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार पर स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ जो है वो कणों से बने होते हैं, ठीक है। सभी पदार्थ किससे होते हैं? कणों से मिलकर बना होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है। घुल जाएगी, अगर आप घोलेंगे तो घुलेगी ही ना। यहाँ पे अभी मैं इसको भी दिखाऊंगी कि ये चीज़ आपके लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये हाईलाइटेड चीज़ें अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हम जल में घोलते हैं, नमक को घोलते हैं, तो नमक के कण क्या होते हैं? जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अब इस पदार्थ का क्या, इसका मतलब क्या है? जो मैटर्स होते हैं, इनके जो अरेंजमेंट होता है, उनके बीच में एक रिक्त स्थान होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, जिनके बीच में जो जगह खाली है, रिक्त स्थान है मैटर के अरेंजमेंट में, तो वो क्या करते हैं, उन स्थान में क्या कर लेते हैं, ये जो चीनी या नमक या जो भी घोला गया है वो उस स्थान में फिट हो जाते हैं। तो अगर उस स्थान में फिट गए तो ये तो उतना ही स्पेस लिया ना, तो इसका आयतन कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जब एक निश्चित घुलने तक की बात हो रही है, अगर घुलना बंद कर दे तो बाद में बढ़ेगा, लेकिन जब तक वो घुल रहे हैं, अगर घुल जा रहे हैं, तो इनके बीच में जो रिक्त स्थान है उन्हीं के बीच में ये अपना स्पेस ले रहे हैं। तो खाली जगह में अगर फेल हो गया तो वहाँ से आपका लेयर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और अब ये कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, मतलब पदार्थ जो है, मैटर जो है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने छोटे होते हैं वो बात पूछी गई है। तो पदार्थ जो है, जो मैटर होता है, वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और इतने छोटे कि जब एक लास्ट पॉइंट आता है कि जब उसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है, तब तक की बात होती है, यानी बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसके लिए जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, उसको देख लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में लिया गया है, ठीक है। ये 100 ml का बीकर है और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को ले लिया गया है। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 10 ml निकाला गया और 90 ml जल में मिला देते हैं। फिर उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर 90 ml जल में मिला देते हैं। मतलब 10 ml यहाँ से 10 ml इसमें घोला गया और 100 ml वाटर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, 100 ml वाटर, फिर उसमें घोला गया और फिर इस घोल में से 10 ml यहाँ डाल दिया गया, फिर इसमें से 10 ml यहाँ डाल दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब क्या होता है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहते हैं, डाइल्यूट करते रहते हैं। क्या अब अभी भी जल रंगीन है, यानी जो कलरफुल हुआ था तो इसमें तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाला गया। अब लास्ट तक क्या होता है कि आपका कलर रंगीन ही है या कलर उतना डार्क नहीं है लेकिन कलरफुल तो है ना, तो ये चीज़ दिख रही है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का नजर होता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। मतलब जब तक इस कण की जब तक इसकी प्रेजेंस है तब तक थोड़ा थोड़ा कलर क्या हो रहा है,
आ रहा है। तो पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे, वही बात की जा रही है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी का बहुत अधिक मात्रा में भी रंगीन हो जाती है। इसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में जो होता है, एक क्रिस्टल की बात करें तो ये भी कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कई सूक्ष्म कण होते हैं, ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी एक टुकड़ा लिया, इसको इतने टुकड़े किए, टुकड़े करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, इसके टुकड़े करते जा रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिसके बाद उस टुकड़े को छोटा करना नामुमकिन हो जाएगा। तो वो बात की गई है। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो निष्कर्ष निकला वो ये आपका हाईलाइटेड पॉइंट है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बना के दे दिया जाए, तो आप इस बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंटेड हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, इनको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो पहली बात क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है उनकी बात की गई है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। मैंने आपको बताया था कि जब नमक या चीनी को घोला जाता है तो पदार्थ के कण या सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, किसी में ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, किसी में कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और इस एक्टिविटी को और इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि रिक्त स्थान होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, स्पेस होता है, कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। अब इसको देख लेते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारी चीज़ें घोली गई थी, एक कण समान रूप में पानी में वितरित हो गए थे। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो ये बात प्रूव हो गई है पहले ही। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा इसका लक्षण क्या है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। अगर पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया तो पोटेशियम परमैंगनेट पूरे उसमें पानी में घूमा, गतिशील था, तभी तो वो घुला। अपनी कक्षा में कोने में बुझी हुई अगरबत्ती रख दीजिए। ठीक है, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने समीप जाना पड़ता है, वो तो फैल जाती है ना। जो अगरबत्ती की सुगंध होती है वो क्या होती है, फैल जाती है। किसी भी दूरी पे आप खड़े हो, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो ये चीज़ क्या है। और देखिए, जल से 2 बड़े गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे में शहद डाल दे। इनको नोट करिए, इनका प्रेक्षण देखिए कि क्या होता है। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के बाद क्या देखेंगे, घुल जाएगी, सीधी सी बात है। स्याही या नील वगैरह जो भी डालते हैं अगर पानी में, तो वो फैल जाती है तुरंत। पूरे स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने घंटे या दिन लगते हैं, तुरंत फैल जाती है। एक गिलास गर्म पानी में दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में, एक ठंडा पानी का गिलास है, दूसरा ठंडा पानी में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालें और एक और रख दे, हिलाए नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं और इनको क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात है कि तीनों क्रियाकलाप जो ऊपर दिखाए गए, अब उनका निष्कर्ष की बारी है। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, ये पॉइंट प्रूव हो जाता है। अगर गतिशील हैं तो गति है, यानी उसमें गतिज ऊर्जा भी है। ठीक है,
गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, पदार्थ के कणों में क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई चीज़ ज़्यादा घुलने लगती है, तेज़ी से घुलने लगती है। आप देखें कि अगर चीनी या पानी है उसमें टेम्परेचर पानी जल दिया जा रहा है या गैस पे रखा जा रहा है, वो जल्दी घुलने लगती है। चीनी जो होती है, चाय पानी में चाय बनाने के लिए जब चीनी डालते हैं तो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जल्दी से घुलना शुरू हो जाती है। तो यानी तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, कणों की गति जो हो रही है वो तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये एक बहुत अच्छा MCQ का क्वेश्चन बन सकता है कि तापमान बढ़ने पे क्या गतिज ऊर्जा में बढ़ता है, या ऑप्शन में 2-4 पॉइंट और दे दे और उनमें से पूछ ले कि मैटर के लिए क्या तीनों में से सही है, कौन कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो जो आपने NCERT पढ़ी होगी, पूरी तरीके से मैटर को पढ़ा होगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो यहाँ पे विसरण की परिभाषा दी गई है, और दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। तो घुलन जो आपका